हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज संविधान के पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1 की वीडियो डाल चुका हूं, जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। संविधान के भाग 1 में क्या है? संविधान के भाग 1 में है संघ व राज्य क्षेत्र, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में वर्णित है संसद को नए राज्यों के गठन, प्रवेश एवं उनके नाम परिवर्तित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 कहता है भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित नहीं कर सकता। अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को हम समर्पित नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि भारतीय साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधित करना होगा। जैसे पूर्व में भारतीय संविधान संशोधन 9 1960 में पारित बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो 1960 में बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था तथा 100वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा कुछ भारतीय हिस्सा बांग्लादेश को भी सौंपा गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। आपको एक जानकारी और बता दूं, 1 मई 1960 को बम्बई का बंटवारा कर भाषा आधार पर 2 राज्यों का गठन किया गया, जिनका नाम है गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो आप कह सकते हैं 1 मई 1960 को गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो संविधान के भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। इसके आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य के नागरिक हो जाता है या विदेश राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है संसद द्वारा बनाई विधि के अतिरिक्त नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। आगे है अनुच्छेद 11 कहता है संसद के पास नागरिकता देने तथा उसको समाप्त करने की शक्ति है। आपको एक जानकारी और दे दूं, भारत में कुल 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इसके लिए आपको एक जानकारी दे दें, प्रारंभ में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो प्रारंभ में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटने से पूर्व अनुच्छेद 31 में वर्णित था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है तथा वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद के 300 का में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार बचा है। तो 6 मूल अधिकार कौन कौन से, इन पर हम चर्चा कर लेंगे। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। 5वां मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 30 तक वर्णित है। और 6वां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आपको एक जानकारी और दे दूं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। भाग 3 के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। इसके आगे है अनुच्छेद 13 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। अर्थात जब भी किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट कर सकते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अर्थात राज्य द्वारा बनाई गई विधियां बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने वाली होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ मतभेद या भेदभाव नहीं होगा। अर्थात केवल धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिकों के मध्य के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का अवसर, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त होने के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे या समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत आदि। आगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से हम क्या समझते हैं? राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, वह किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, कोई उपलब्धि, कोई पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता। यह बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है 19A। इसको विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। अनुच्छेद 19A में क्या है? विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं, विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, इसके तहत एक वाद है साकल पेपर्स लिमिटेड। साकल पेपर्स लिमिटेड बना भारत संघ 1962। और इसके आगे और क्या है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, इसके तहत एक वाद है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। मतदाताओं को सूचना पाने का अधिकार, अर्थात इससे क्या अर्थ मिलता है हमें? इससे अर्थ मिलता है कि मतदाताओं को यह अधिकार है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, हम उम्मीदवारों के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड, उनके दंडादेश, उनकी संपत्ति, उनकी शैक्षिक योग्यता के संबंध में सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये हम मतदाताओं को अधिकार प्राप्त है। और इसके आगे है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार से क्या संबंध है? चुप रहने का अधिकार एक वाद दायर हुआ था इमैनुअल बनाम केरल राज, जो 1986 का वाद है। इसके तहत ये बाद में हुआ था कि इस बाद में ये बताया गया था कि राष्ट्रगान के मामला था ये, कि राष्ट्रगान चल रहा है और कोई व्यक्ति उस गो को आना नहीं चाहता है, तो वह सावधान की मुद्रा में खड़ा रहेगा, वह चुप भी रह सकता है। तो ये 1986 में वाद में फैसला आया था कि यह चुप रहने का अधिकार। इसके बाद है विदेश जाने का अधिकार। 19A के तहत ये अधिकार भी कि विदेश जाने का अधिकार। इसके तहत भी एक वाद आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में फैसला आया था कि विदेश जाना भी हमारा मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद A में वर्णित है। इसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19B। 19B कहता है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि भाई अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्वक होकर, निरायुध का मतलब बिना किसी शस्त्र अस्त्र के, निरायुध होकर वह सम्मेलन कर सकता है, जुलूस भी निकाल सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद B में उनकी स्वतंत्रता है। इसके आगे बढ़ते हैं 19C। 19C कहती है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम संगठन बना सकते हैं या संघ बना सकते हैं। इसके बाद 19D। 19D कहती है आवागमन की स्वतंत्रता। हमें भारतीय देश के किसी भी शहर में या किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19E। 19E कहता है निवास की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद है 19E। 19E में वर्णित संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। इसके बाद 19F कहता है कोई भी जीविका या कोई भी व्यापार करने का अधिकार। इसका क्या अर्थ है? भारत के सभी नागरिकों को अपने इच्छानुसार कोई भी जीविका, कोई भी व्यापार या कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उनको 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। पहला संरक्षण कार्योत्तर विधियों का संरक्षण, अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का अर्थ है ऐसी विधि जो किसी कार्य को करने के बाद बनाई गई। ऐसी विधि जो किसी कार्य को करने के बाद बनाई, अर्थात जब वह कार्य किया गया उस समय वह अपराध नहीं था, अपराध करने के बाद वह विधि बनाई गई है, इसके लिए संरक्षण प्रदान करती है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा संरक्षण है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दबावपूर्ण तरीके से स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहते हैं प्राण एवं देहक स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21A। 21A कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको यह अधिकार है कि वह यह जानकारी प्राप्त कर ले कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसको एक और अधिकार है कि वह अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श या सलाह ले सकता है। और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार भी इसी में वर्णित है।
इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 कहता है बलात् सम का प्रतिषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का शोषण करना अपराध है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों या खतरनाक कार्य करना अपराध है, कार्य पे लगाना अपराध है। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 कहती है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, प्रशासन और शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 कहता है हम उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट कर सकते हैं, तथा अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो डायरेक्ट या सीधे उच्चतम न्यायालय में भी रिट करने जा सकता है।